अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। ये जबर भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। हमारा हर इज्तिमाई फेल तारीख बुन रहा होता है, हमें एहसास नहीं होता, वक्त फैसला करता है। खैर, तारीख साज सेनेट के इलेक्शन होने जा रहे हैं। हर इंतखाब ही तारीख साज होता है और तारीख पर एक छाप छोड़ जाता है। बात तल्ख है, लेकिन शायद सच है कि हमारा कौमी मिजाज ये बन गया है कि हमें ज़रूरत के वक्त उसूल याद आ जाते हैं। अब पता नहीं ये उसूल परस्ती कहलाती है या फिर मौका परस्ती। इस्लाहात का अमल इर्तिकाई है, इस्लाहात बतदरीज होते हैं। भारत ने भी 2010 में सेनेट या फिर राज्यसभा कहा जाए, इसके इंतखाब का तरीक़ाकार बदला। अमेरिका ने भी अशराफिया की मुखालिफत के बावजूद सेनेट का इंतखाब बराह रास्त तरीके से कराने की तरमीम की और इसमें 1.25 सदी का अरसा लगा। हम क्यों इंतखाबी और एहतिसाबी इस्लाहात नहीं कर पाते? क्योंकि हमें कज आराई रास आती है, हमें निज़ाम के नकाइस भाते हैं, हम खराबी की आबियारी करते हैं। खैर, ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल में रद्दो बदल करके कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 15 फरवरी यानी कल पीर के रोज तक की तौसी कर दी है। पीपल्स पार्टी ने इसे इलेक्शन कमीशन की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदा पहुंचाने की कोशिश कहा है और इलेक्शन कमीशन ने इस इल्जाम की नफी की है। उधर बलोचिस्तान में एक नाम पर एतराज से उम्मीदवार तब्दील हुआ, लेकिन एक और नाम पर एतराज कायम है। क्या वो एतराज मरकज में इत्तेहादी हुकूमत के लिए सरप्राइज बन सकता है? इस्लामाबाद में साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी अपनी ही काबीना के वजीर खजाना, जो अब भी वजीर खजाना है, हफीज शेख से 1-on-1 मुकाबला करने जा रहे हैं, जिसे टेस्ट केस कहा जा रहा है कि यही इलेक्शन अदम एतमाद की तहरीक के ऑप्शन का फैसला करेगा और उसे फैसला कुन बनाएगा। मरियम नवाज का लहजा फिर तुंदो तेज हो रहा है। उधर शेख साहब जरदारी साहब को शाबाश दे रहे हैं और बाकी पीडीएम को वार्निंग। मेरी बात आजारी को समझ आ गई हुई है, बिलावल भी समझता, दिल से मेरी बात को समझता है, वो मेरे दिल के करीब है और मेरी दिल की बात समझता है। उसको पता है कि शेख रशीद सही कह रहा है। बिलाखिर इन्होंने पीपल्स पार्टी की बात माननी है। टेस्ट करना चाहिए टीयर गैस को, कि बड़े अरसे की बेकार पड़ी हुई थी, उसकी थोड़ी सी टेस्टिंग की है, ज्यादा नहीं की है और ज्यादा महफूज है हमारे पास अभी। अगर आप कानून और आइन के दायरे में आएंगे और लॉ एंड ऑर्डर का एहतराम करते हुए आएंगे तो आपके लिए कहीं रुकावट नहीं है। अगर आप इसके खिलाफ आएंगे तो कदम कदम पर आपको रुकावट मिलेगी और रुकावट डालने में सबसे आगे शेख रशीद होगा। सेनेट इलेक्शन और इसके बाद का बनता मंजरनामा, आज हमारे प्रोग्राम में इसी पर बात करेंगे। जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, इफ्तिखार अहमद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, नज़ीर लगारी साहब कराची से हमारे साथ हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब प्रोग्राम का हिस्सा हैं। आप सबका शुक्रिया अदा करेंगे। दोनों जानिब से एक दूसरे को कहा जा रहा है पछताओगे, कहीं ये भी कहा जा रहा है ओपन हो या फिर खुफिया हो ये इलेक्शन, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शेख साहब कहते हैं बिकने वाले बिकेंगे। आगाज़ कर लेते हैं जो सीएम सिंध का बयान रिपोर्ट हो रहा है। नज़ीर लगारी साहब, पीपल्स पार्टी क्या वाकई सिंध से 10 नशिस्तें जीत लेगी? ये सिर्फ सियासी बयान कहा जाए या वाकई ऐसा बंदोबस्त पीपल्स पार्टी ने कर लिया है वहां? मेरा ख्याल ये है कि सियासी बयान तो इस तरह हर तरफ से आ रहे हैं और दावे भी इस तरह के हो रहे हैं और चीफ मिनिस्टर सिंध के दावे को इस वक्त तक तो हम दावा ही समझेंगे, हमें जब तक फिगर मालूम ना हो। लेकिन एक बात और भी है कि पीटीआई अपना यहाँ पर जो दो बड़ी पार्टियाँ हैं पीटीआई और एमक्यूएम, उनकी एक तो आपस में ठीक तौर पर इक्वेशन नहीं बन पाई है और उसके अलावा अपनी सीट एडजस्टमेंट भी नहीं कर पाए हैं और उसके अलावा उनका ये भी है कि एक दूसरे की राइवलरी भी ख़त्म नहीं हुई है। और आज का जो ख़ास इवेंट था, जब 50 जो है वो गाड़ियाँ इसकी फायर ब्रिगेड के हवाले की गई हैं, तो उसमें ये एक बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी के तौर पर वो सामने आए हैं और उसमें भी एमक्यूएम के साबिक मेयर मौजूद थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मुस्तकबिल की एक अच्छी पेशीन गोई कर सकती हैं या पेशबीनी कर सकती हैं कि क्या ये एक दूसरे के साथ रहकर इलेक्शन लड़ेंगे, जबकि अभी दावा ये किया जा रहा है
कि MQM इस शहर की बिला शिरकत गैर ओनरशिप रखती है और हमें जो है वो हरवाया गया, ये बातें भी आ रही हैं सामने। तो अब क्या होता है कि PTI को माना जाएगा और उसकी शहर पर बालादस्ती को तस्लीम किया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। और MQM का कारकुन इस मौके पर अगर PTI की बालादस्ती तस्लीम करता है तो MQM वंस फॉर ऑल इस शहर से वाइप आउट हो जाती है, फिर उसका मुस्तकबिल कुछ भी नहीं है। मैं तो दावों की बात कर रहे हैं लगारी साहब, मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक से बाद वापस आऊंगी तो मैं जानने की कोशिश करूंगी आपके तज्जिए क्या इम्कानात बताते हैं कि जो अखलाकी तौर पर जिस जमात का हिस्सा है वो उससे कितना आगे पीछे हो सकती है। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले लगारी साहब बात कर रहे थे सियासी दावों की, कुछ आगे बढ़ते हैं। सहाफ़ी भी खबरों के ऊपर अपने तज्जिया बनाते हैं और इम्कानात तक पहुंचते हैं जिस तरह की मुलाकातें और राब्ते हो रहे होते हैं। इफ्तिखार साहब, CM सिंध का बयान एक रिपोर्ट हुआ और वो कहते हैं हम 10 नशिस्तें लेंगे, जिसको फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि उनके इस बयान का सुप्रीम कोर्ट के में जारी मुकदमे पर कोई असर पड़ेगा। इसे रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की वो बात कर रहे हैं, तो क्या ऐसे बयानात जो कि सियासी होते हैं ये रिकॉर्ड का हिस्सा बन सकते हैं? क्या इसे बनाना चाहिए? और आप समझते हैं जो CM सिंध ने कहा वो एक इम्कान है क्या? पहली बात तो है कि जहाँ पे आज की अदलिया खड़ी है, विद ऑल रिस्पेक्ट टू अदलिया को खुद बैठ के इन 19 या 17-18 जजेस को बंद कमरे में सोचना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं और लोगों का तासर इनके रवैयों के और इनके जजमेंट के और इनकी ऑब्जर्वेशन के बारे में क्या है। एक संजीदा मामला है। फवाद साहब कौन होते हैं ये तय करने वाले कि जज साहबान इस मसले का क्या नोटिस लेंगे, क्या ये डिक्टेट कराते हैं अदालतों को। अब तासर ये मिल रहा है पिछले 2 साल से कि बदकिस्मती से, तासर का लफ्ज में इस्तेमाल करो, तासर, बदकिस्मती से ये तासर मिल रहा है कि अदालतें इनके कहने पर चल रही हैं। यानी एक आदमी जिसको इन्होंने सेनेट का टिकट दिया है तो उसके खिलाफ केस पेंडिंग पड़ा हुआ है और उसकी हियरिंग तक नहीं होती। और एक केस पड़ा हुआ है पूरे के पूरे मुलाजमीन का, मजदूरों का, कि उनकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी छीन के एक दोस्त को दी जा रही है और वो केस लग ही नहीं रहा। और फवाद साहब हम कह रहे हैं कि अगर चीफ मिनिस्टर कहे कि मैं 10 से 10 नशिस्तें ले जाऊंगा तो ये सवाल पूछा जाए कि वो कैसे ले जाएगा। फवाद साहब, ये न पूछा जाए कि जो चीज हमने देखी अपनी आंखों से पिछले दिनों, वीडियो जारी करने वाले PTI वाले, पैसे लेने वाले PTI वाले, पैसे देने वाले PTI वाले, घर PTI वालों का, बैठे PTI वाले, प्राइम मिनिस्टर साहब PTI के 2 साल पहले ये बात तस्लीम कर चुके हैं कि ये हकीकत है। एक बंदा उसका मुजरिम 2 साल वजीर रहा। ठीक है, उस पे तो तहकीकाती कमीशन बन गया। मुझे ये कहिए कि आपको इम्कान लगता है कि 10 सीटें पीपल्स पार्टी ले लेगी? एक मिनट हौसला करो मेरे एक अपना एंकर साहब। तहकीकाती कमीशन बन गया है, अजीब लोग है। इसका तहकीकाती कमीशन क्यों नहीं मुतालबा करता कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसका तहकीकाती कमीशन बनाए? ये क्या बात हुई? अपने लिए कवानीन और हैं, अपने लिए मसाइल और हैं, दूसरों के लिए और है। मुल्क को इतनी गहराई में फेंका जा रहा है। खुदावंद करीम हम सब पे रहम करे, आमीन। मैं आगे गुफ्तगू को लेके जाती हूँ। फारूक हमीद साहब, हम जब इंतखाब की बात कर रहे हैं तो एक हम बात करते हैं कि अखलाकी तौर पर किस जमात के पास कितनी सीटें हैं कि वो सेनेटर वहां पर अपने बना सकती है। बलोचिस्तान एक ऐसा मामला रहा है जहां हमेशा से बड़ी आसानी से मामलात को अपने हिसाब से हल कर लिया जाता है। गुज़िश्ता हुकूमत में भी हमने देखा जो कुछ बलोचिस्तान में हुआ। आपके ख्याल में ये सियासी हलचल, अभी जैसे तासुर की बात की जा रही थी, क्या वहां पर सियासी जमातें सियासी अंदाज में अपनी सीटें ले जाएंगी या वहां पर माजी की तरह फिर खेल खेला जाएगा? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया आयशा साहिबा। पाकिस्तान का जो सियासी कल्चर है जो हम थ्रू आउट देखते रहे हैं, उसमें सियासी जोड़ तोड़, बैक चैनल जोड़ तोड़, पैसे का इस्तेमाल, ये ब्रादरी सिस्टम, ट्राइबल सिस्टम, ये तमाम चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंस इनकी है हमारे पॉलिटिकल कल्चर में।
बलूचिस्तान की आपने अगर बात की तो वहाँ पे आपको पता है एक मखसूस किस्म का सियासी कल्चर है, ट्राइबलिज्म है, वहाँ पे बड़े बड़े वडेरे और ये लोग जागीरदार जो हैं, जागीरदार तो चले हम पंजाब के लिए ज़्यादा यूज़ करेंगे, लेकिन वहाँ के वडेरे और ये ट्राइबल चीफ्स, इनके आगे ख़ानदान के लोग ये वहाँ पे हैं अपना प्रोविंशियल असेंबली में। तो देखें ये तमाम चीज़ें, ये फैक्टर्स बहुत मैटर करती हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो हलचल सुन रहे हैं ये बड़ा नेचुरल है और अच्छी बात है कि हर पॉलिटिकल पार्टी ये कह सकती है कि जनाब हम इतने, हमारे जो सीट्स हैं हम इतने लेने में कामयाब हो जाएंगे। मेरे लिए ये सेनेट इलेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली मरतबा पीटीआई जो है वो फुल फोर्स से आ रही है माजी के मुकाबले में, क्योंकि बाकी पार्टीज के मुकाबले में इट इज़ बेटर प्लेस्ड इन इस्लामाबाद, इन द सेंटर, पंजाब में और केपी में, एंड इवन टू सम एक्सटेंट उनके 30-35 एमपीएस तो है अपना सिंध में भी। दूसरी बात इस वक्त ये जो मैं आपको गोश्त गुजार करना चाह रहा हूँ, देखें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपके वहाँ सरप्राइजेस भी हो सकते हैं। ये जो कह रहे हैं ना कि जी बड़ा कॉन्टेस्ट है बिटवीन यूसुफ गिलानी साहब और फिजी शेख फ्रॉम इस्लामाबाद, एक खबर ये भी अब आ रही है और इसको आप राइट ऑफ ना करें कि जहांगीर तरीन साहब का जो लाइक माइंडेड ग्रुप है साउथ पंजाब का, अब जहांगीर तरीन साहब जो है हो सकता है वो भी अपना बदला लें, जो कुछ उन्होंने महसूस किया उनके साथ हुआ ये शुगर स्कैम में पिछले 1 साल में, तो वो भी एक्टिव हैं। तो अभी काफी फोर्सेस हैं जिस तरह की पॉलिटिकल फोर्सेस जो ये जोड़ तोड़ ये तमाम चीजें हो रही हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने यहाँ बात की कि 1 दिन उन्होंने बढ़ा दिया अपना इलेक्शन कमीशन ने ये जो फाइलिंग ऑफ पेपर। देखिए इंपॉर्टेंट चीज ये है मेरी नजर में और पाकिस्तान की अवाम की नजर में, आर्टिकल 62-63 के तहत जो इन नॉमिनीज की स्क्रूटनी होनी चाहिए उसमें उसका टाइम बढ़ाना चाहिए। कितने इनमें लोग हैं जो लोन डिफॉल्टर्स रहे हैं, कितने लोग हैं जो क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व हैं। मैं यहाँ पे बहुत अदब से ये बात करना चाहता हूँ, अपना इफ्तिखार साहब ने बिल्कुल ठीक कहा वाडा साहब के केस में कि जनाब उनका तो इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस चल रहा है, अब उनको आप भेज रहे हैं सेनेट के अंदर। मुझे आप ये बताएं, हमारे मोहतरम साबिक प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी साहब, ये दोनों मेरे मोहतरम इतने बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमें बता दें उनके बारे में तो मैं सुनता था कि एफआईए की पत्नी कितनी एफआईआर है, दर्जन है, ये 1.5 दर्जन है, हर एक में वो बेल ले रहे थे चंद साल पहले। और भाई उन एफआईआर का क्या बना, वो टर्किश प्राइम मिनिस्टर का जो बीवी का नेकलेस था जो कि उनसे बरामद हुआ, और जब चौधरी निसार इंटीरियर मिनिस्टर ने उनको थ्रेटन किया कि मैं एफआईए को लॉन्च करता हूं, तो नेकलेस जो है वो पेश कर दिया गया। उस कंट्रोवर्सी, उस स्कैंडल में मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। मुझे ये बताएं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं, ऑल्दो इट इज नॉट पॉसिबल, ये हो नहीं सकता, लेकिन हमें नीट और क्लीन पीपल विद अ गुड क्लीन बैकग्राउंड, हमें वो लोग चाहिए। ठीक है, वैलिड क्वेश्चन फारूक साहब, लेकिन बात वही आ जाती कि आज क्या हो रहा है, क्या नीट एंड क्लीन गुड पीपल बैठे हैं? मैं ये बड़ा अहम सवाल है, आपकी तरफ आऊंगी लगारी साहब, लेकिन ये जो अभी बात की फारूक हमीद साहब ने जहांगीर तरीन वाली, ये गुफ्तगू सुनिए गिलानी साहब की, फिर मैं आपसे सवाल रखती हूँ। देखिए जहांगीर तरीन साहब वो मेरे अजीज़ हैं, मगर मैंने कोई उनकी बात इसके बारे में मेरी नहीं। अजीज हैं और रिश्तेदारी भी है सर, ये कितना मायने खेज हो सकता है? लगारी साहब, इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो बिसात बिछा रही है सेनेट इलेक्शन की, और पीडीएम को उसने कहा है कि जिस हिसाब से हम कहते हैं आप चलें, हम माजी में भी ऐसी सियासी फतूहात हासिल कर चुके। आपके ख्याल में जहांगीर तरीन साहब कोई सरप्राइज कर सकते हैं पीडीएम को भी और गवर्नमेंट को भी? और वो बहुत दूर तक फैले हुए हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपको ये जानना हो कि जहांगीर तरीन साहब का और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का रिश्ता कहाँ से कहाँ तक जुड़ता है, तो फिर बहुत सी बातें वैसे ही समझ में आ जाएंगी। जहांगीर तरीन साहब बहनोई हैं मखदूम अहमद महमूद के। मखदूम अहमद महमूद जो हैं वो फुफीजाद भाई हैं, मामूजाद भाई हैं यूसुफ रज़ा गिलानी के। यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं वो खालाजाद भाई हैं पीर पगारा के, और उसके अलावा पीर पगारा की एक भतीजी जो हैं वो मखदूम यूसुफ रज़ा गिलानी की बहू हैं। और यहाँ पर एक रिश्ता इनका लखारियों की तरफ जाता है, एक काला बाग वालों की तरफ जाता है, एक फैमिली है। यह अगर एडजस्टमेंट करेंगे तो बहुत सी बड़ी एडजस्टमेंट होगी, आपको हैरत वैसी ही होगी कि जनाब ये क्या हो गया। और ये जो बात ये है कि क्या ये कोई नहीं जानता है कि रिपब्लिकन पार्टी बने, काफ लीग बने, इंसाफ पार्टी बने,
तो ये सारी किंग्स पार्टियां हैं। किंग्स पार्टियां हवा के साथ होती हैं, हवा आती है चली जाती हैं, हवा जाती है। लगारी साहब, तो हवा इस वक्त किस तरफ की है? गिलानी साहब की तरफ हवा चल रही है, नहीं चल रही? नहीं, मैं हवा को नहीं देख पा रहा हूं। हवा मेरी उसमें 10 रस में भी नहीं है, बहुत छोटा सा आदमी हूं मैं। लेकिन ये जो है कि उनको, जो हवा चलाने वाले हैं, उनको ये मालूम है कि इस पार्टी ने डिलीवर नहीं किया। इनसे तो बेहतर कारकर्दगी चौधरी शुजात हुसैन की पार्टी की रही है माजी में। उन्होंने बहुत सा काम किया। आपने देखा था कि चौधरी परवेज इलाही ने पंजाब के अंदर एक बड़ा इनकलाब लाए थे, डेवलपमेंट का जो शुरू हुआ था, वो तो इन्होंने आकर हर चीज ठप कर दी है। वो जाकर मिन्नतें करते फिर रहे हैं वजीर आला के, ओ भाई यार मंसूबे पूरे करो। वो मंसूबे पूरे नहीं हो पा रहे इनसे। तो अब लोगों ने इनकी कारकर्दगी भी देख ली है। बहुत सी और चीजें हैं, बड़े फैक्टर हैं। मैं जो आपने बड़ा फैक्टर रखा है ना, आप दो लोगों ने, होंगी मेरा ख्याल ये हैरत अंगेज पर ही आते हैं। इफ्तिखार साहब, एक बात फारूक हमीद साहब ने की कि पीटीआई बड़े उससे आगे बढ़ रही है सेनेट इंतखाब को लेकर, और एक भारी मार्जिन की वो बात कर रहे थे। अभी जिस फैक्टर की बात लगारी साहब कर रहे हैं, काफ लीग से कंपेयर करते हुए और उनकी डिलीवरी और परफॉर्मेंस को लेते हुए, अब इन सब चीजों को रखें, पंजाब को सामने रखें, तो ये फरमाइएगा कि पीटीआई के लिए कितना आसान है सेनेट में अपनी नशिस्तों को बचाना, मेंटेन रखना और कुछ आगे बढ़कर लेना? जहां तक पंजाब का ताल्लुक है, पीटीआई को कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। मासवा है कि एक नशिस्त उन्होंने दे दी। और देखें पाकिस्तान की सियासत भी क्या चीज है कि इलेक्शन हुआ नहीं, कागजात नामजदगी अभी दिए नहीं गए, जारी नहीं हुए, छपे भी नहीं, और एक शख्स पक्का मेंबर बन गया सेनेट ऑफ पाकिस्तान का, आगा साहब, कामल साहब। इलेक्शन का भी कागज भी नहीं प्रिंट आउट हुए, वो बन गए। इसको नहीं कोई डिस्कस करता। इसको डिस्कस करते हुए पर चलते हैं हम सारों के। सर, इस पे क्या डिस्कस करें? कुछ एक्सप्लेन कीजिएगा इसको। अच्छा, ये आपके जो चल रहा है स्क्रीन के ऊपर पार्टी पोजीशन, इसमें एक पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग, काफ लिखा हुआ है आपने। उसकी कितनी सीटें हैं पंजाब में? जी हाँ, बताइए आप कितनी? वाहिद सेनेटर है पाकिस्तान का जो कागजात जमा कराने से पहले ही मुंतखब समझा गया है, उसका नाम आ गया है और वो हो गया है। ये है पाकिस्तान की सियासत। 10 सीटों के साथ वो सेनेटर बन जाएंगे, तो इसे क्या जमहूरी और अखलाकी सियासत की फतह कहेंगे? क्या कहेंगे इफ्तिखार साहब? मैं तो कुछ भी नहीं कहूंगा। अच्छा, आप कुछ नहीं कहेंगे? ये उनसे, चलें फिर मैं ब्रेक ले लेती हूं। ना ये फवाद चौधरी से पूछे ना आप जरूरत करके। चले ठीक है, गुफ्तगू बढ़ाते हैं। एक ब्रेक लेनी है मुझे, प्रोड्यूसर साहब बार बार कह रहे हैं। एक इजाजत है, ब्रेक से वापस आते तो बात आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। लगारी साहब, आज शेख रशीद साहब ने भी एक बात की कि ओपन हो या खुफिया हो, ये इलेक्शन जिसने बिकना हो बिक जाता है। फिर यहाँ पे अभी अखलाकियात की भी बड़ी बात की जाती है, जमहूरी कदरों की भी बात की जाती है। इफ्तिखार साहब ने कामिल अली आगा वाली सीट के ऊपर बात की। एक सिंध से फैसल बाउडा साहब हैं जो कि सिटिंग मेंबर हैं असेंबली के, उन पर एक केस भी नाअहली का चल रहा है, उनको सेनेटर दिया जा रहा है, उसकी टिकट और सीट दी जा रही है। आप देख रहे हैं कि पीटीआई की जो सीटें या जो टिकट्स दिए जा रहे हैं, इसके ऊपर खुद पीटीआई के अंदर लोग मुतमईन हैं, क्योंकि अभी हम ब्रेक में जैसे बात करते हैं, पंजाब में एक दो वो उन लोगों को भी आगे लाया गया जो कारकुन हैं, पॉलिटिकल वर्कर हैं। तो पीटीआई ने बैलेंस कर लिया है जो टिकट्स दिए गए हैं? देखिए, एक कारकुन को टिकट देने से तो ज़ाहिर है मामला बैलेंस नहीं होते हैं। पंजाब के अंदर नाराज़गी बहुत है। पंजाब के अंदर अरकान असम्बली बहुत ज़्यादा, मुझे मालूम है बाज़ अरकान के बारे में कि जो बहुत ज़्यादा रिज़िस्ट कर रहे हैं और नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं, और हुकूमत जो है वो इनको नज़रअंदाज किए हुए है। फिर ये कि बाज़ अज़ला ऐसे हैं जहाँ के अरकान वोट देने जाएंगे, उनके यहाँ तो अरकान को सुना ही नहीं जाता है, ना चीफ मिनिस्टर की तरफ से ना वज़ीर आज़म की तरफ से। वो बेचारे लाइन में जाकर खड़े होते हैं, फिर उनको कोई पूछने वाला नहीं होता है। एक साहब जो ऊपर हैं वो सुनते ही नहीं हैं, किसी की बात भी नहीं सुनते, और जो नीचे हैं वो किसी की बात समझते ही नहीं हैं। तो पंजाब में जो चीफ मिनिस्टर हैं वो किसी की बात ना समझते हैं। हाँ, फ्रंट मैन हैं और पूरे तमाम अजला में फैले हुए हैं, वो अपना काम करते रहते हैं, उनके काम भी होते रहते हैं। अब आपको क्या बताएं कि ट्रांसफ़र के और पोस्टिंग के और एक जगह से दूसरी जगह जाने के, एक महकमे से दूसरे महकमे जाने के, हर चीज़ के अपने अपने अलग रेट हैं और इस तरह से काम चल रहे हैं।
ये तो पंजाब की सूरत है, खैबर पख्तूनख्वा में तो और ज्यादा लगारी साहब, ये आप सीएम साहब पर डायरेक्ट इल्जाम लगा रहे हैं। इनको ये गुमान नहीं, मैं किसी पर डायरेक्ट इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं और लोग कहते हैं कि अगर काम कराना है तो फलां के पास चले जाओ। अब फलां की क्या हैसियत है हमें नहीं मालूम है, इसलिए कि इस तरह के लोग मौजूद हैं और इस तरह के लोग काम करवा रहे हैं। अब हमें किसी पर इल्ज़ाम लगाने का मुझे नहीं है कि मैं इस बात का हक रखता हूँ कि जी किसी पर इल्ज़ाम लगाऊँ, लेकिन यहाँ पर अपने अपने फ्रंटमैन लोगों के मौजूद हैं और किसका है, किसको रिपोर्ट करता है, किसके साथ मामला होता है। या कराची में एक मेरा बहुत करीबी जानने वाला गया है एक मिनिस्टर के पास और फेडरल मिनिस्टर के पास, साहब हमने बहुत काम किया, बहुत मारें खाई, हमें भी कुछ जॉब दे दें। उन्होंने कहा भाई एक जॉब जो है वो 30 लाख में मिलेगी और उनके पास अच्छा खासा महकमा भी है और अच्छा खासा काम भी है। मैं इन चीज़ों को मैं नाम से नहीं कोट कर रहा हूँ, इसलिए कि ये सारी चीज़ें जो हैं फिर आप जाकर कोर्ट सब मौजूद हैं, आप इसे नॉर्मली कोट कर रहे हैं। लगारी साहब, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कहा गया कि ये नहीं होगा आने वाले अरसे में और सालों में इतने अच्छे लोग अवेलेबल होंगे। फारूक हमीद साहब, जो लगारी साहब बात करें तो इसको कॉमेंट कीजिएगा, जैसा वो कह रहे हैं कि फ्रंटमैन मौजूद है और इस तरह से काम हो रहे हैं इस वक्त। पीटीआई को लेकर पहले बहुत मुशीरों के नाम भी सामने आए, इवन पंजाब से जिनका था कि उनको वहां से सेनेटर बनाया जा सकता है, लेकिन सूरत हाल अब हम कुछ मुख्तलिफ देखते हैं जब फाइनली कागजात जमा हो रहे हैं। आपके ख्याल में पार्टी का अंदरूनी प्रेशर काम आया या उस तरह के फ्रंटमैन नहीं मिल सके कि मामलात को हल किया जाता? मेरा ख्याल है कि पीटीआई के अंदर एक इंटरनल प्रेशर काफी अरसे से चल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो अपने जो ओरिजिनल नजरियाती और लॉयलिस्ट जो हैं उनको वो इग्नोर कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है यही एक वजह है कि अपना आप देखें बाबर अवान साहब हो गए, शहजाद अकबर और ये शहबाज गिल, जिनके बारे में सोच रहे थे कि ये सब जो है ना जो दाएं बाएं से आए हैं ये जनाब अभी सेनेट में चले जाएंगे फ़ायदा उठा के, लेकिन उनको इग्नोर किया गया और अच्छी बात है। एंड पीपल लाइक एजाज चौधरी, फिर डॉक्टर जरका पंजाब से और उस तरह के देखें उनके सिर्फ एक शिबली साहब हैं जो पुराने चेहरे हैं ऑलरेडी, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि शिबली साहब जो हैं वो वाकई एक सोबर और मैच्योर सियासतदान के तौर पे सामने आए हैं, एज अ नीट एंड क्लीन मैन, और अच्छी बात है कि उनको चले 6 साल के लिए और दे रहे। मुझे अगर ज़्यादा अफसोस है तो पीएमएलएन की तरफ से जुबैर साहब का। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि जुबैर साहब की एक बड़ी अच्छी उनका एक इमेज है पाकिस्तान के अवाम की नज़र में कि वो भी सोबर और मैच्योर सियासतदान है, एक्स गवर्नर सिंध और पीएमएलएन की हायरार्की में क्लोज टू मरीम नवाज साहिबा। मैं हैरान हूं उनको क्यों इग्नोर किया गया है। लेकिन दो जो सरप्राइज ओमिशन हुई हैं, रहमान मलिक साहब पीपल्स पार्टी के, वो उन्होंने तो आज कह दिया कि मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि पार्टी ने उनकी मेहरबानी है, चले मुझे उन्होंने टिकट नहीं दिया। और दूसरा आप और मेरा ख्याल है उनके केस में मुझे ये लग रहा है कि जो हाल ही में 1.5 साल से सिंथिया रिची वाला जो कंट्रोवर्सी चली है उसमें रहमान मलिक साहब को एक बड़ा बैड इमेज मिला है। वो अलग बात है कि केस जो है एमिकली भी रिजॉल्व हो गया है। और इसी तरह पीएमएलएन में आप देखें जनाब राजा जफरुल हक साहब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरा ख्याल है कि वो भी शायद अभी दोबारा सेनेट में नहीं आ रहे, काफी अरसे से रहे। हाँ, पीपल्स पार्टी के वो जो जनाब जी पीपल्स पार्टी के वो जो एवरग्रीन जिसको कहते हैं ना सेनेटर हमारे नियाज नाइक फारूक नाइक साहब, भाई वो उनकी लीगल टीम के हेड भी हमेशा होते हैं। पूरी जरदारी फैमिली और उनके इर्द जो बाकी सारे लोग हैं उनके केसेस वो लड़ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि मेंटेन किया पीपल्स पार्टी और नून लीग ने पुराने लोगों को। ये जो फैसल वाडा वाला है इसको रखकर आईनी तरमीम भी एक बीच में डाली गई है, ये दुरुस्त कदम है पीटीआई की? नहीं, गलत है। देखिए वाडा साहब वैसे कॉन्ट्रोवर्शियल आदमी है मेरी नजर में। जब उन्होंने वो एक टीवी के प्रोग्राम पे कितना बड़ा बूट लेके नहायत इमेच्योर उनका वो जो था वो बिहेवियर था, और मेरा ख्याल है उनका वो इम्पैक्ट नहीं है जो कि एक मैच्योर और सियासतदान के जिस तरह के हम चाहते हैं। और वाडा साहब कॉन्ट्रोवर्शियल बंदे हैं, ठीक है, इमरान खान के लॉयलिस्ट हैं, लेकिन आई डू नॉट नो कि इनकी क्या हिकमत अमली है जिसमें उनको वो सेनेट में लेके जा रहे हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे ये भी कह दूं पीएमएलएन के मेरी नजर में जो जिनको कहा जाता है एंटी एस्टैब्लिशमेंट, उनकी आवाज बहुत है। परवेज रशीद साहब हो गए, अपना मुशाहिदुल्लाह साहब हो गए, ये पीएमएलएन के हॉक्स हैं जिनको वो वापस सेनेट में लेके जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। मैं फारूक साहब आगे बढ़ूंगी। इफ्तिखार साहब की तरफ, आप जो हिकमत अमली की बात करें, इफ्तिखार साहब मैं आपके साथ पीडीएम की हिकमत अमली जो इस्लामाबाद में गिलानी साहिब को ला रहे हैं, आपकी ख्याल में गिलानी साहिब की जीत और शिकस्त दोनों सूरतों में क्या पीडीएम का मुस्तकबिल तय हो जाएगा? अगर हार होती है तो क्या पीडीएम की बची खुची साख भी जाएगी, और जीत होती है तो हुकूमत के पास क्या मार्जिन बचेगा अगर ये फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ जाते हैं?
जिस मुल्क में सियासत के अंदर ये बात की जाती हो कि हमारा बस चले तो 500 लोगों को फांसी दे दें, और ये बात की जाती हो कि हम तो टीयर गैस के शेल जो टेस्ट कर रहे थे इंसानों पे, आप मुझसे ये संजीदा सवाल का जवाब मांगती हैं, और वो भी मेड इन इंडिया। तो आप इस संजीदा सवाल का जवाब मुझसे मांग रही हैं इस प्रोग्राम में? तो भाई इस मुल्क में हो क्या रहा है? कौन सी सियासत? लाए गए हैं, रहेंगे जब तक वो लाने वाले चाहेंगे, जिस दिन निकालना चाहेंगे बाहर निकाल देंगे, ये सब सेनेट वेनेट धरी रह जाएगी। इफ्तिखार साहब, यूसुफ रजा गिलानी अगर सीट निकाल लेते हैं सेनेट की कौमी असेंबली से, मैं कहता हूँ क्या जरदारी साहब ने जो कहा पीडीएम जरदारी को, और मोहतरम आयशा बख्श साहबा, जरदारी को कुछ भी नहीं हुआ इतने सालों में, आइंदा भी जरदारी को कुछ नहीं होगा। सर, मैं पीडीएम की सियासत की बात कर रही हूँ कि क्या सियासत की बात कर रहा हूँ, क्या पीडीएम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ आराम से चली जाएगी? नहीं। अगला पॉइंट, वेरी गुड, शाबाश। अब आई ना आप अगले पॉइंट पे। जी हाँ, वो होगा मार्का देखने वाला। अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात हुई, वो मार्का होगा देखने वाला। और जो ये नजीर लगारी साहब आपको खुफिया बातें बता रहे थे ना, ये आएंगी फिर काम कि कौन किसका भाई है, कौन किसका चाचा है, कौन किसका बाबा है, किस जमात में बैठा है। लेकिन वहां पे सारे जब इकट्ठे होके इशारा मिलने पर यरकमाल बनाएंगे मौजूदा हुक्मरानों को, तो उनको पता लग जाएगा कि सियासत किस चीज का नाम है। आपकी पॉलिटिकल कैलकुलेशन क्या कहती है? कोई इम्कान है कि कौमी असेंबली में कोई अपसेट और सरप्राइज हो सकता है? ये जो बातें लगारी साहब ने की थी, ये जो हमारे यहाँ पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स हैं, रिश्तेदारियां हैं, बरादरियां हैं। आयशा मेरी बात सुनो। एक जमाने में हमने बड़ी कोशिश की कि चौधरी परवेज रही नवाज शरीफ के मुकाबले में इलेक्ट हो जाएगी, और हमने इसके लिए काम भी किया। ये बात चौधरी शुजात साहब को खटेगी। चौधरी शुजात साहब पाकिस्तान से बाहर से वापस आए गोली की तरह, पीर साहब पगाला को लाया और शुजात साहब ने अपने घर में बिठा लिया, और परवेज रही की जो जीत यकीनी थी अगेंस्ट नवाज शरीफ, उसको नाकामी में बदल दिया। आप पाकिस्तान की सियासत को इतना गहराई से जानते नहीं है। मेरे लिए अब ये सारा सब्जेक्ट, ये सारा मटीरियल इरेलेवेंट हो गया। मैं तो दुआ करता हूँ काश मेरे पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान में कोई नेक्सस होती चीजें, तो मुमकिन है मैं उनको सपोर्ट कर देता। लेकिन जब मैं उनको सपोर्ट करता हूँ तो वहां पे हैं वो एक जो है इतना नुकसानदेह हो जाता है कि पता लगता है सारा खानदान है। तो उधर भी मेरी उम्मीद खत्म हो गई है। इससे तो मुझे भला उम्मीद कोई है ही नहीं। जो थोड़ी बहुत थी वो पीटीआई ने इनके खिलाफ बोल यानी मुझे बताओ कि मिनिस्टर कह रहे हैं हम टेस्ट कर रहे थे टीयर गैस शेल को इंसानों पे। मैं इसी गुफ्तगू पर आगे आना चाहती हूँ जो आज शेख रशीद साहब ने पीडीएम को बताया सब कुछ और कहा कि आपको कितना मोहतात होने की जरूरत है। जहाँ एक तरफ उन्होंने तारीफ की, लगारी साहब आपकी तरफ आऊंगी, एक तरफ उन्होंने तारीफ की जरदारी साहब की सियासत की, साथ ही पीडीएम को जो इफ्तिखार साहब ने 2 बार बात की, उन्होंने कहा हमने आंसू गैस का जो इस्तेमाल किया है टेस्ट कर रहे थे, हम इसको टेस्ट कर रहे थे और बता रहे हैं कि वाफर जखीरा मौजूद है। पीडीएम को कहा है कि आप उस तरफ जाएं जो जरदारी साहब कह रहे हैं। आपके ख्याल में शेख रशीद साहब के आज के स्टेटमेंट का मकसद क्या है? क्योंकि बार बार ये बात हो रही है कि पीटीआई हुकूमत कहीं ना कहीं सेनेट इंतखाब को लेकर प्रेशर्स में है। एक तो शदीद प्रेशर में है, और दूसरी बात यह है कि जरदारी साहब को बहुत ही मैं पता नहीं वो लफ्ज़ क्या इस्तेमाल करूं, तिफलाना अंदाज में, बचकाना अंदाज में वो इस तरह उनको पेश कर रहे हैं कि जैसे वो उनके एक वो जो उन्होंने जाल बनाया उसके अंदर आ जाएंगे और वैसे ही फंस जाएंगे। आपको शायद उन्हें जरदारी साहब का इल्म नहीं है, जरदारी साहब के बारे में वो जानते बहुत कम है। जरदारी साहब की इस रियासत की मुक़्तदरा ने और अथॉरिटीज़ ने रुसवा करने के लिए पूरे 35 साल सर्फ किए, फिर भी वो कुछ नहीं कर पाए हैं, और वो अब भी एक एंटिटी के तौर पर मौजूद हैं। चोर 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 कहा गया, 1 रुपए की चोरी साबित नहीं कर सके। मैं उनकी गवाही नहीं दे रहा हूँ, लेकिन किसी कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर नहीं साबित कर सके। वो तो ठीक है कि जरदारी साहब जो हैं वो जरदारी साहब गेम को मिनोवर करना जानते हैं, उनको पता है कि हैरत अदा किस तरह किया जाता है।
एक। और दूसरी बात ये है कि ये बताना चाहते हैं कि स्टेट जो है अपनी पावर को इस्तेमाल करेगी और शेल फेंकेगी और लोगों के ऊपर जो है वो लाठीचार्ज करेगी, उन पर गोलियां बरसाएगी या उनके ऊपर आंसू गैस के शेल फेंकेगी। ये बताकर आप जो है लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? भाई लोग उकता चुके हैं, इतनी बुरी तरह से उकता चुके हैं। अभी बम फिर फूटा जाने वाला है, अभी एक और बम फोड़ा जाने वाला है, और अभी ये आपके पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। अभी जो कीमतें जिस सतह पर पहुंची हैं उस सतह पर तो पाकिस्तान की तारीख में भी इस तरह से, इस रेशो से, इस शरह से कभी भी नहीं बढ़ी थी। और ये हुकूमत की कारकर्दगी टोटल, मैं कहता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में, मैं समझता था माजी में कि एक इस्कंदर मिर्ज़ा नाकाम तरीन था और एक जो है वो याह्या खान नाकाम तरीन था। आप यकीन करें कि ये जो हैं वो इनके मुकाबले में याह्या खान भी पारसा था और इस्कंदर मिर्ज़ा भी। ये तो इनके सबसे, पाकिस्तान की तारीख की सबसे नाकाम तरीन हुकूमत अगर है तो ये मौजूदा हुकूमत है, और इसका फेलुअर जो है वो अमलन नजर आ रहा है। अगर इनके हुमा का साया इन पर रहता है, अगर इनके ऊपर जो है वो ताकत के मराकज की छांव रहती है तो फिर तो ठीक है, चलाते रहें आप जिस तरह चलाएं। लेकिन अगर अवाम के हाथ में मामला जाता है तो फिर जी ठीक है। लगातार से मुझे एक ब्रेक लेनी है। जब मामले की बात की, अगर मामला वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ जाता है तो प्राइम मिनिस्टर साहब के पास भी एक इख्तियार है कि क्या वो उस तरफ भी बढ़ सकते हैं। कुछ मजीद गुफ्तगू करेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। फारूक हमीद साहब, गुज़िश्ता रोज़ मरियम नवाज ने जब डस्का में तकरीर की वो बड़े अग्रेसिव अंदाज में नजर आई। उन्होंने हुकूमत को भी हिट किया बड़े उससे, और कोई बात नहीं की जाएगी, और फिर बड़ों तक की बात की। और अभी आज जो शेख रशीद साहब ने हुकूमत की तरफ से पैगाम दिया, जिसका ऊपर हवाला भी दिया गया कि टियर गैस का बताया जा रहा है कि ये अरेंजमेंट है और बड़ा जखीरा है, क्या हुकूमत इस तरीके से मामला हैंडल करेगी? और जो मरियम जिस एज पे जाके बात कर रही है, तो ये मामला कैसे हल होंगे? पार्लियामान के अंदर होगा क्या आखिर? देखिए, पहली बात है कि शेख साहब जो है, मैं उनको एज ए स्टूडेंट देख रहा हूँ जब से 69-70 में हम गॉर्डन कॉलेज में इकट्ठे थे। तो शेख साहब को उनकी जो अमूमन जो सियासी लैंग्वेज है उनकी, मैं हमेशा कहता हूँ डाउन टाउन लैंग्वेज है। तो वो इस तरह की वो अपना ये सियासी ज़बान जो है वो बोलते हैं, और मेरा ख्याल है सब हमारे सियासतदान जो है, दे एवरीबडी पाकिस्तान के अवामी वी यूज्ड टू हिज स्टाइल। जहाँ पे उन्होंने टियर गैस की बात थी, फिर भी वही उनका वही तरीका है। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि कुछ तस्वीरें आई थी उन टियर गैस शेल की, मेड इन इंडिया लिखा हुआ था। इफ दैट इज़ ट्रू तो मेरा ख्याल है ये शेख साहब को ज़रा सोचना चाहिए, थ्रेटन नहीं करना चाहिए। उसकी वजह यह है, PTI वाली भी तो आए थे, उन्होंने भी 126 दिन धरना दिया था। ठीक है, उस वक्त भी मुझे याद है वहाँ पे टियर गैस और ये तमाम चीजें चली थी धरने में। लेकिन पॉइंट मेरा यह है कि उस वक्त तो धरने से और वो तमाम एजुटेशन से गवर्नमेंट तो नहीं गिर सकी PMLN की, तो लिहाजा अभी भी जब अगर ये जाते हैं 26 मार्च को, 10 दिन बाद रमजान शुरू हो जाएगा, मेरे नहीं ख्याल है कोई गवर्नमेंट गिरने लगी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, जहां मरीम नवाज साहबा ने जो बात की है, बिल्कुल ठीक है। मैं कहता हूं उनका डेमोक्रेटिक राइट है कि जाएं, अपना लॉन्ग मार्च हो, जलसे जुलूस हो, धरना दें, प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करें। वो भी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं, आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात की। देखिए, सेनेट के इलेक्शन में मेरी प्रेडिक्शन ये है, बाकी अपसेट हो सकते हैं, कि PTI अपनी पोजीशन को मुस्तहकम करेगी एज कंपेयर टू अदर टू पार्टीज। और उसके बाद अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आता है, जब एक पार्टी राइजिंग साइड पे होती है, डिस्पाइट जो तमाम ब्लंडर्स हो रहे हैं, ये कीमतों में जो बढ़ाई जा रही है सुबह शाम, तो ये शायद पार्टी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को डिफीट करने में कामयाब हो जाए। लेकिन अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में अब जनाब आईनी और जमहूरी तरीके से इस गवर्नमेंट को हटाने में अपोजिशन कामयाब हो जाती है, मैं समझता हूं इज वेरी गुड फॉर द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, जमहूरियत को स्ट्रेंथन करेगी। गो के जमहूरियत अभी भी मैं मानता हूं 3 इलेक्शन हो गए, ऐसी चल रही है। अगला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट मैं कह रहा हूं, आपने बात की थी इस पार्लियामेंट्री कमेटी की, जो ये वीडियो के बाद प्रोब कर रहे हैं, ये वक्त जाया करने के लिए टोटली वक्त जाया कर रहे हैं, कुछ नहीं निकलने लगा। बिल्कुल, और इसका रिजल्ट भी बाद में आना है जब इलेक्शन हो जाएगा। बहुत माजरत, मैं बिल्कुल JIT बनाए या एक वन जज ब्रॉडशीट की तरह जुडिशियल कमीशन बनाए टू गेट टू द बॉटम ऑफ दिस केस। पॉइंट आ गया, बॉटम चाहिए किसको, हकीकत किसको पूरी चाहिए। इफ्तिखार साहब, बिल्कुल लास्ट पर आकर शेख साहब की जब गुफ्तगू हो रही है, वो कहते हैं जरदारी साहब दिल के करीब है, पता नहीं कौन सी कुर्बत है। मौलाना साहब से हलवे की ऑफर वापस ले ली। मैं बात फिर वही लेकर आऊंगी कि हुकूमत की जानिब से इस तरह का पैगाम दिया जाना, धमकाना, ये क्या नतीजा लेकर आएगा? देखिए, ये अफसोसनाक बात है। एक सिपाही बेचारा इस टियर गैस के जो गैस थी उसको एक्सपायर डेट होने की वजह से वो बेचारा उसकी डेथ हो गया। मुझे बताएं, उस आदमी की जो ड्यूटी पर था
एक जगह पे खड़े खड़े स्टीयर गैस को सूंघने से उसके जिस्म में दाखिल उसकी डेथ होगी, इसकी जिम्मेदारी क्या शेख रशीद जैसे अफराद पे आयद नहीं होती जो इतने गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, जो कहते हैं हम टेस्ट कर रहे थे। ये इंसान है, ये चूहे हैं। हम वो बता रहे हैं कि चेक कर रहे थे, जखीरा काफी है तो रुख ना करें इधर का। जखीरे की धमकी किसी और को दें। मेरे इंसानी सवाल का जवाब सारे जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो दें। क्या हम चूहे हैं कि जिनके ऊपर टेस्ट किया जाए? इफ्तिखार साहब, तो क्या ऑपोजिशन रुक पाएगी? लगारी साहब आप इसको रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा, मैं बिल्कुल क्लोजिंग पे हूं इस वक्त। नहीं, मेरा ख्याल ये है कि अपोजिशन को इस तरह से रोका नहीं जा सकता है। लोग इस वक्त ज़्यादा परेशान हैं। अपोजिशन कितनी परेशान है एक तो उसका अंदाज़ा वैसे ही हालात से होता है, लेकिन लोग मासेस, उनकी ज़िंदगी अजीरन कर दी गई, उनका जीना हराम कर दिया गया है। अब लोग हर बात के लिए तैयार होंगे कि किसी तरीके से भी इस सेटअप से जान छूटे। जो मौजूदा हुकूमत है उसने लोगों से जीने का हक छीन लिया है और माफिया को उसने बहुत ज़्यादा सर्व किया है और माफिया ही इस वक्त राज कर रही है। और इस दौर का जवाब इसी हुकूमत को देना होगा। आप भेज सकते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।